गुड मॉर्निंग। हम लोग आज चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे कि वर्नर वाज द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग फीचर्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्नर वाज द फर्स्ट, बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। क्या भाई? पहली बात तो व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन। हम लोग जानते हैं कि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट है, तो ऐसा क्यों है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग ये चर्चा किए थे कल ही चर्चा में कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी में जो ग्रुप्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल होते हैं उसके सम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एटसेट्रा। तो ऐसा क्या है? और दूसरा है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक क्यों है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में वो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, ये सब का आंसर नहीं था। तो बहुत सा मेनी अप्रोचेज वेयर पुट फोर्थ, आगे बढ़ाया गया टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस और टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अमंग दोज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट हमारे सिलेबस में दो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? मेटल एटम और मेटल आयन। मेटल एटम अगर एटम के रूप में है तो एटम, मोस्टली आयन के रूप में होता है। यूजेज इट्स कौन कौन सा ऑर्बिटल? तो n-1d, ns एंड np, आइदर ये करेगा ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और ns, np एंड nd। तो n का मतलब समझते हो आउटर मोस्ट सेल का जो हाईएस्ट क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सबसे दूर या सबसे बाहर का जो ऑर्बिटल होता है जहां इलेक्ट्रॉन रहना है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ns, यानी 4s 4p अगर है तो n-1 का मतलब 3d यूज करेगा। तो 3d 4s 4p मोस्टली जो हमारा सिलेबस है, या 4s 4p और 4d यूज करेगा जो हमारा सिलेबस उस हिसाब से। इसको यूटिलाइज करता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कब करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड जब इसके पास आता है तो ये हाइब्रिडाइज करता, यूज करता है ये सब ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विथ सर्टेन जियोमेट्री। जैसे अगर 4 ऑर्बिटल को इसने यूज किया S और P3 को, तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाएगा। एक D अंदर से n-1 से D यानी 3D, एक 4s और 4p का 2 ऑर्बिटल यानी dsp2 किया तो स्क्वायर प्लेनर होगा। और यदि अंदर का 2d यानी d2sp3, बाहर का s और बाहर का p3, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। और s4 का 4s का 1, 4p का 3 ऑर्बिटल और 4d का 2 यानी sp3d2 किया तो ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन अगर sp3d हुआ, 4 का s का 1 ऑर्बिटल, 4p का 3 ऑर्बिटल और 4d का 1 ऑर्बिटल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है। तो कहता है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे एक सर्टेन डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, these hybrid orbitals are allowed for bonding with the ligands। लिगेंड के साथ बॉन्डिंग के लिए अलाउ कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से CO NH3 3+, इसका नाम होगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन। यू कैन सी हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन। तो इसका
इसका बॉन्डिंग, इसमें बॉन्डिंग कैसा है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसके लिए कहता है इट इज यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय द नॉलेज ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बाय द नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर तुमको पता करना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मजबूरी है कि तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट से पता करना पड़ेगा कि वेदर द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में ये जानना पड़ेगा कि इसका ज्योमेट्री क्या है। तो ये कंपाउंड पाया गया है डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 माने कोबाल्ट 3 प्लस का अगर हम लोग क्या कहते हैं ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इस तरह से होगा कोबाल्ट 3 प्लस का 3d6। तो 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, एक जगह पेयर्ड है, 4s इज वैकेंट, 4p ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। अब है कि डायामैग्नेटिक कंपाउंड बनता है, इसका मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। तो जब लिगेंड इसके पास आएगा तो पेयर्ड हो जाएगा। तो जब पेयर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 3d में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाए तो 3d का 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। 3d का 2 ऑर्बिटल d2, 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p का 3 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गया। हाइब्रिडेशन कर दिया d2sp3, d2sp3, 6 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ऑल आर वैकेंट नाउ। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इस तरह से ये अपना ऑर्बिटल को तैयार रखा कि हमारा 6 ऑर्बिटल रेडी है, हाइब्रिडेशन करके एकदम सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं। अब अगला काम क्या होगा, CONH3 कैसे बनेगा, CONH3 होल 6 3+ कैसे बनेगा। तो कहा कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल कोबाल्ट आयन का जो तैयार बैठा है, इसमें each ammonia molecule will donate 1 pair of electron to these hybrid orbitals, one ammonia molecule, 1 lone pair, other ammonia molecule, other lone pair, second lone pair, third ammonia molecule, third lone pair, fourth ammonia molecule, fourth lone pair, fifth ammonia molecule, fifth lone pair, sixth ammonia molecule, sixth lone pair, and in this way the compound is ready. The compound is ready, and you can see now there is no unpaired electron in this complex. All the electrons are paired, that's why it will be diamagnetic. And since the central metal atom has undergone d2sp3 hybridization, its geometry will be octahedral. Now for hybridization, this complex or the central metal ion of this complex has used or utilized its inner orbital. That's why such complexes are known as inner orbital complex. And when there will be the pairing of electron, naturally the spin will be low. So this is called low spin complex, or electrons have been paired. That's why this is also known as spin paired complex. So this is an example of spin paired complex, low spin complex, or inner orbital complex. Now let us take another example. Another example of COF6 3-. Let us take the example of COF6 3-. Now this compound has been found to be paramagnetic. ये पैरामैग्नेटिक पाया गया है एक्सपेरिमेंट से। ऑक्टाहेड्रल तो है बट पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का 3+ है तो ऐसा ही कन्फिग्रेशन ऐसा होगा जैसा यहाँ पर है। और ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। अब है कि डी को डिस्टर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा तो डायामैग्नेटिक होगा, बट एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक पाया गया है, इसलिए इसमें 4d को यूज करना पड़ेगा, 4d ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, 4d। तो दिस इज द ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 आयन। इस तरह की का सिचुएशन है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक पाया गया इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करना है, ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6 ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, sp3d2 इस बार हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
कोबाल्ट आयन इस बार करेंगे। कोबाल्ट आयन का sp3d2 यानी 3d को हम सेफ छोड़ दिया, जैसा था लिगेंड के अप्रोच करने से पहले जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, वैसा ही छोड़ दिया, जैसा था वैसा छोड़ दिया, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं होने देना। अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये पैरामैग्नेटिक पाया गया है। और यहाँ से यहाँ तक sp3d2 तक हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। sp3d2 6 ऑर्बिटल विल बी फॉर्म 1 2 3 4 5 6। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और 4d का 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब है 6 फ्लोराइड आयन। 6 फ्लोराइड आयन will donate its lone pair to the cobalt ion or to the hybrid orbitals of cobalt ion to form the complex। ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट आयन है, इसमें सभी जगह फ्लोराइड आयन अपना अपना लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। 6 फ्लोराइड आयन, एक फ्लोराइड यहाँ, एक फ्लोराइड आयन यहाँ, एक फ्लोराइड आयन यहाँ, यहाँ दिस एंड दिस, और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। कॉम्प्लेक्स जब तैयार हो गया, अब देखना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन ने कौन सा हाइब्रिडेशन को किया, अडॉप्ट किया। तो इसने अडॉप्ट किया sp3d2। तो naturally the geometry will be octahedral, but since there are 4 electrons unpaired, 4 unpaired electrons are there, that's why it will be paramagnetic। और हम तो पहले ही कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली तो पहले ही पैरामैग्नेटिक पाया गया है, तभी इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या है, इस बार d ऑर्बिटल बाहर वाले ऑर्बिटल को यूज किया गया, आउटर ऑर्बिटल यानी आउटर सेल के ऑर्बिटल को यूज किया, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन जैसा था वैसा ही रह गया, पेयर नहीं किए तो स्पिन कम नहीं हो पाया, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री रहने दिए, इसलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तो वह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। एक आध तो टेट्राहेड्रल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल लेंगे, स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल लेंगे कि, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे क्या कर पाता है, कहाँ तक जाता है। और फिर इसमें जो कमी होगी देन वी शैल एक्सप्लेन और डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरी। अगला थ्योरी डिस्कस करेंगे, जब इसमें जो कमी पाई जाएगी बहुत ज़्यादा, तब हम लोग अगला थ्योरी यूटिलाइज करेंगे। तो एक देखते हैं NiCl4 2 माइनस। तो इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है 2+, निकेल यहाँ पर निकेल 2+ के रूप में। एंड दिस कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटली ये टेट्राहेड्रल शेप का पाया गया है और पैरामैग्नेटिक नेचर का पाया गया है। अब जरा हमको देखना पड़ेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले निकेल का ऑर्बिटल्स कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, यानी कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा निकेल 2+ का। तो निकेल 2+ का कन्फिग्रेशन होता है 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 2 unpaired electrons are there, 4s and 4p orbitals. So this is the electronic configuration of nickel 2+. And since the compound, coordination compound has been found to be paramagnetic, we need not allow the electrons to be paired. इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर होने नहीं देंगे, यानी 3d को यूज ही नहीं करेंगे। और टेट्राहेड्रल होने के लिए 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेना चाहिए। 3d को जब यूज नहीं कर पाएंगे, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और जैसा है वैसे ही छोड़ना पड़ता है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp3। तो इस हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल 2+। निकेल 2+ का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी 3d जस्ट का तस रहेगा, एज सच रहेगा, एज सच रहेगा निकेल
निकेल का 2+ आयन इसी तरह से रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन गए। और जो कंपाउंड बनेगा NiCl4, तो 4Cl of this complex, 4Cl- of this complex will donate one lone pair each to all these hybrid orbitals। एक लोन पेयर यहाँ से आया, एक Cl- ने दिया, दूसरे Cl- ने यहाँ दिया, तीसरे Cl- ने यहाँ दिया, चौथे Cl- ने यहाँ दिया, और कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ये पारा मैग्नेटिक होगा, इसलिए ये क्या होगा, पारा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब जरा हम लोग देखें एक ठो NiCl4 2-, NiCl4 2-। NiCl4 2-। Now this complex has been found to be diamagnetic in nature and square planar geometry। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई गई है डायामैग्नेटिक, और इसकी ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा गया तो देखा गया स्क्वायर प्लेनर है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगेन निकेल NiCl4 में 2- में निकेल 2 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से उसी तरह से होगा जैसा पहले वाले में था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द 3D। इस बार क्या करेंगे, चूंकि पैरामैग्नेटिक आया है तो 3D ऑर्बिटल को टच नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सॉरी, ये डायामैग्नेटिक पाया गया है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, नहीं तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक पाया गया है, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर होने के लिए हमको पता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो 3D वाला एक इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, सॉरी एक ऑर्बिटल यूज कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यानी 3D का एक ऑर्बिटल, एक s का, और p का 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल 2+। इसमें एक डी हो जाएगा, तो बाकी जो एक डी ऑर्बिटल यूज कर लिए तो डी में 4 ऑर्बिटल बचा, तो ऑल द 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 4D ऑर्बिटल्स ऑफ 3D। एक डी यूज हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2, एक तो 4p का ऑर्बिटल बच गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये। अब dsp2 है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ही होगा, 4 ऑर्बिटल खाली है, 4 Cl- उस अपना लोन पेयर लेकर यहाँ पर आएगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो 3D ऐसा ही लिख देंगे जैसा था, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नाउ सारे हाइब्रिड जो ऑल द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल गेन और विल ऑब्टेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl- and the complex is diamagnetic since all the electrons are paired। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन तो करता है काफ़ी हद तक, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। देख ही लिए कैसे बनता है वो बता रहा है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर वो बता दे रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर दे रहा है। बट उसके बाद भी इसमें बहुत सारी कमियां, जैसे इसमें बहुत सा एसम्पशन है, इट इन्वॉल्व्स ए लार्ज नंबर ऑफ एसम्पशन। ये एज्यूम किया कि ये वाला ऑर्बिटल यूज किया होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, ऐसे किया होगा, दिस एंड दैट। उसके बाद क्या, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक तो होगा बट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होते हैं, ये नहीं बता पा रहा है कलर्ड क्यों होगा। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब
इस थ्योरी में इस बात का पता नहीं चलता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली स्टेबल कितना होगा, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, स्टेबल होगा कि नहीं होगा। और ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज में पाया गया है कि कुछ लिगेंड वीक लिगेंड कहलाते हैं और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं, तो उसका ये डिस्टिंक्शन नहीं करता है। इसका अब हम लोग इन क्वेश्चन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गया है इसका जवाब देखते हैं अगले थ्योरी में है कि नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो कहता है ये थ्योरी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है और ये कंसीडर करता है मेटल और लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक arising purely from the electrostatic interaction between the क्या कहते हैं मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के हिसाब से आयोनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। इस थ्योरी में कहा गया कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेज इफ द लिगेंड्स आर एनायनिक और एज डाइपोल्स इफ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम, मतलब मेटल एटम जब तक आइसोलेटेड है गैसियस फॉर्म में है, जब तक उसमें लिगेंड आके अप्रोच नहीं किया है, आकर लिंक नहीं हो गया है, बॉन्डेड नहीं हो गया है, तब तक उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी सबकी सेम होती है। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, सबका नाम हम लोग जानते हैं, और उसकी एनर्जी इक्वल होती है। दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। और कहता है ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी if the electric field spherically symmetrical electric field or field of negative charges। spherically symmetrical मतलब इस पांचों डी ऑर्बिटल को स्फेरिकली चारों तरफ से निगेटिव चार्ज देकर अगर हम लोग रिपेल कराया जाए तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी, बट बराबर रूप से बढ़ेगी और अगेन डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी, मतलब इसके पांचों के एनर्जी में कोई अंतर नहीं पाएगा। लेकिन whenever this negative field is due to the ligand either anion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कौन, निगेटिव एंड या लोन पेयर जो भी हो, तो दिस बिकम्स एसिमेट्रिकल। दिस बिकम एसिमेट्रिकल का मतलब क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम बेसी होगी। क्यों? क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल को तो लिगेंड के अप्रोच करने का कुछ डायरेक्शन होता है। जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल है तो 6 उसका प्रीफर्ड डायरेक्शन है। क्या भाई, 2 लिगेंड आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 आएगा वाई के अलोंग, 2 आएगा जेड के अलोंग। तो डी ऑर्बिटल जिसका ऑर्बिटल ओरिएंटेड होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन। और जब मोर रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो अदर डायरेक्शन में होगा इन बिटवीन दीज एक्सिस होगा उसकी एनर्जी घटेगी। घटेगी का मतलब एवरेज एनर्जी से घट जाएगी और ऑर्बिटल 2 भाग में बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं डीजेनरेसी इज लिफ्टेड, डीजेनरेसी लिफ्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल का बंटवारा। अब पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड किस तरह का है, यानी लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं और किस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 ही चीज कॉमन है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सिलेबस में। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral coordination entity, octahedral coordination entity। octahedral coordination entity में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो कहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
और ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी तो तभी बनेगा व्हेन 6 लिगेंड्स विल अप्रोच द सेंट्रल मेटल। 6 लिगेंड विल अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन। तो कहता है 6 लिगेंड अप्रोच करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। सो द d orbitals which are oriented along these directions will experience more repulsion। तो कौन कौन ऑर्बिटल ज्यादा इस तरह से ऑर्बिटल ओरिएंटेड होगा? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो शेप होता है इसमें एक का लोब होता है एक्स के डायरेक्शन में, एक का लोब होता है डबल डम्बल होता है डी में, और डी जेड स्क्वायर इसका लोब होता है मुख्य रूप से जेड के डायरेक्शन में, और एक्स वाई का रिजल्टेंट स्फेरिकल हो जाता है। ये दोनों these two orbitals will experience more repulsion। तो इन दोनों की एनर्जी रेज्ड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और बाकी जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की एनर्जी लोअर हो जाएगी कंपेयर्ड टू द एवरेज एनर्जी experienced by the possessed by the d orbitals when it is under the influence of spherically symmetrical field। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे करेंगे ये 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल 1 2 3। इसको अगर ऐसे दिखने में दिक्कत है तो ऐसे दिखा दो, 5 ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल 1 2 3 4 5। तो कहता है ये तो फ्री आयन है तब, ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री आयन। आयन जब फ्री है तब ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री आयन, फ्री आयन, आयन जब फ्री है कोई लिगेंड इसके पास नहीं आया। बट जब इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड से भेंट हो गई है तो वो लोग सर ऐसा कैसे होगा? तो कहता है प्रैक्टिकली व्हेन द लिगेंड्स आर फार अवे देन देयर इन्फ्लुएंस आर सिमेट्रिकल। वो जो फील्ड तैयार करता है तो पता ही नहीं चलता किस इतना दूर से है। हम लोग टॉर्च अगर बहुत दूर से मारते हैं तो आगे चल के लाइट फैल जाता है। तो लिगेंड का जो रिपल्सन का जो एरिया है, लिगेंड जब दूर में रहता है तो लगता है जैसे चारों तरफ से निगेटिव फील्ड तैयार कर दिया स्फेरिकल। तो वहाँ पांचों की एनर्जी बढ़ी बट इक्वली बढ़ी, इसलिए फिर से डीजेनरेट हो गया। बट जैसे ही लिगेंड एकदम करीब आ गया, मेटल आयन से जुड़ने के करीब आ गया, बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक आ गया बॉन्ड बनाने की सिचुएशन में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी घट गई। तो ये हो गया, इसको कहते हैं T2G, सॉरी EG मतलब इसको 2 ऑर्बिटल वाले और 3 ऑर्बिटल वाले को TTG, ये सब लैटिन नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक लैंग्वेज है। और ये जो एवरेज एनर्जी वाला लाइन था इसको कहते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर इसको बोलते हैं। नाउ जितनी एनर्जी, एवरेज एनर्जी से जितनी एनर्जी रेज हुई है उतनी लोअरिंग हुई है, इक्वल। बट ऑर्बिटल 2 ऊपर गया है, 3 नीचे गया है, इसीलिए अच्छा हाँ, इस दोनों जो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ऑर्बिटल्स का 2 भागों में स्प्लिट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो अब कैलकुलेशन से पाएगा कि बैरी सेंटर से इधर ऊपर वाला होता है 3/5 डेल्टा ओ और नीचे वाला होता है 2/5 डेल्टा ओ। एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। बैरी सेंटर से यानी एवरेज एनर्जी से ईच ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी रेंज होती है 3/5 डेल्टा ओ, नीचे वाला का 2/5 डेल्टा ओ, ठीक। सो दिस हैपेंस। अब क्या है कि कितनी स्प्लिटिंग होगी, मतलब T2G और EG के बीच का फासला कितना होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कैसा है और मेटल पर चार्ज कितना है, ये +1 है कि +2 है कि +3 है, चार्ज पर डिपेंड करेगा और लिगेंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर कोई लिगेंड ज़्यादा प्रभाव डालकर इस स्प्लिटिंग को डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा कर देता है, वैसे लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, और जो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस किया। और जो लिगेंड इसके गैप को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता उसको वीक लिगेंड कहते हैं, या कहते हैं वीक फील्ड प्रोड्यूस किया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज से ये निकाला गया है कि कौन कितना कर पाता है
वो देखा गया है कि इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पर लाइट डाला गया और लाइट कितना फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का लाइट वो एब्जॉर्ब कर पाता है उसके हिसाब से देखा गया कि इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, और इसका एक लिस्ट बनाया गया है, तुम्हारे बुक में तुम देख सकते हो। सबसे कम पावर है I माइनस का, देन Br माइनस, देन SCN माइनस, देन Cl माइनस एंड सो ऑन करके एक सीरीज बनाया गया है, और इस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज ऐसे डिस्कस करके नहीं बना है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स। अब कहता क्या है, जब इस तरह की बात हो गई तब इलेक्ट्रॉन बांटेंगे कैसे? जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया? कहा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो T2G में डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी हाँ 1 1 करके डाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 1 1 डाल देंगे। बट चौथा इलेक्ट्रॉन में हमारे पास प्रॉब्लम होगा कि हुंड्स रूल आड़े आएगा, तो यहीं पर T2G में पेयरिंग करें कि EG में प्रमोट कर दें। तो हमको जानते हैं EG में इलेक्ट्रॉन यूं ही नहीं चला जाएगा, उसके लिए जो डेल्टा O का जो फासला है, इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चाहिए जंप करने के लिए, और यहाँ रहने के लिए ऑलरेडी सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन को झेलने के लिए एनर्जी, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसका नाम है पेयरिंग एनर्जी। तो एक है डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी का नाम है P, डेल्टा O और P। तो अगर कहीं पर D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ में होना चाहिए मेरे ख्याल कि क्रोमियम का होता है 3D5 4s1, नहीं क्रोमियम 2+ में, क्रोमियम 2+ में ऐसा होगा D4। तो D4 के केस में देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। 2 ऑप्शन है, T2